हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हैं? लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहली बात देखो, समझो कि अगर मैं यहाँ पे एक मास रखूँ, मास जो है अपना इस तरीके का है, गोल सा ये मास, और मैं बोलूँ कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर ये दूरी सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है। तो आप बोलोगे कि पहले तो मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -gm/r²। यहाँ तक तो आपको पता है। अच्छा, वीपी पोटेंशियल कितना होता है, तो ये है -gm/r। लेकिन अगर कोई बोले कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो आप बोलेंगे जीरो। क्यों ऐसा? तो बोलेंगे कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना एक सिंगल मास के लिए नहीं होता है। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होगा, मास के पास। तो यहाँ पे जब तक कोई मास ना आ जाए ना, तब तक हम बोलेंगे कि इस जगह का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बोलूँ कि इस जगह पे कितना होगा अगर मास नहीं है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे भाई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो मास के पास होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल मास, सिंगल मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है? जवाब है कि हमको दो मास चाहिए। तो हमने मान लो एक ले लिया कि ये मास है अपने पास, और एक मास ले लेते हैं ये छोटा सा। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बता देते हैं यहाँ पे r से। तो ये रहा अपना r। समझ में आ रहा है? तो एक का मास मान लो कैपिटल M ले लेते हैं, एक का मास स्मॉल m ले लेते हैं, और ये r दूरी है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -gm/r। बोलो, ये बात समझ में आता है? अच्छा, तो एक चीज़ और समझो कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी चीज़ का डिफाइंड नहीं होता है। इज नॉट डिफाइंड, क्या लिख रहा हूं मैं, डिफाइंड। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी चीज़ का डिफाइंड नहीं होता है। हम जो पढ़ते हैं ना वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक जगह का मान लो हम पोटेंशियल जीरो ले लें तो क्या हो जाएगा, हम दूसरे पॉइंट का बता देंगे कि भाई वो उतना ही होगा, मतलब जितना आपने चेंज इन पोटेंशियल निकाला था। तो खैर अपना एक रेफरेंस पॉइंट वाली बात होती है। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि देखो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो आप बोलोगे कि जितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, जितना वर्क डन हुआ है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नेगेटिव साइन ऑफ वर्क डन। किसका वर्क डन? तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव कैसा होना चाहिए, इंटरनल फोर्सेज का जो वर्क डन होता है उसी का नेगेटिव साइन अगर ले ले तो हम क्या बोलेंगे, उस जगह का उस जगह पे उस मास का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया आपको। अच्छा, तो अगर आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं बोलूँ कि VF माइनस ऐसे VF माइनस UF बोल रहा हूँ, UF माइनस UI, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आ गया माइनस वही कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज के लिए है CIF। ओके, तो यही अपने पास है, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज माइनस साइन ऑफ निगेटिव, कौन सा फोर्स है यहाँ पे, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल या फिर UF माइनस UI। यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं स्क्रीन को दूसरे स्लाइड पे लेके जाता हूँ। अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है कि दो मासेज M1 और M2 रखा हुआ है यहाँ पे, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो सोचो ये M1 M2 का जो अरेंजमेंट हमने ऐसे रखा है जिसके बीच में दूरी R है, वो कहाँ से लाया होगा। तो हम इनिशियली क्या समझ रहे हैं कि मास कहाँ रखा हुआ था, मास रखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। क्या क्या मास था, M1 और M2। तो मैंने M1 को उठा के यहाँ रख दिया और M2 को उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे करने में मुझे क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना होगा। तो वर्क करना होगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग फर्स्ट मास को वहाँ से वहाँ तक लाने में कितना लगा होगा,
तो जवाब है कि फर्स्ट मास के लिए तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि देखो इधर तो कोई हमने बॉडी बनाया नहीं है इसके सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में अगर मैंने बॉडी नहीं बनाया तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को तो कोई ग्रेविटी का असर ही नहीं हो रहा है ना, तो हम चुपचाप जो है थोड़ा सा भी हमने धक्का दिया तो क्या होगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन जब सेकेंड को आप लाने जाओगे ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग सेकेंड मास, तो आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको धीरे धीरे लाना है। वो तो जोर से खींचेगा मतलब एक्सीलरेशन होगा, बट आप चाहते हो कि एक्सीलरेशन ना हो, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना ये 0 नहीं होगा। यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे होंगे। कितना काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए देखो आपको पता है कि फोर्स कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा होगा Gm1m2/r², ये फोर्स लग रहा होगा उसमें। और अगर ये फोर्स लग रहा है तो आपको पता है कि वर्क डन कैसे मिलता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे वेरिएबल है, अलग जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स मजबूत होते जाएगा। तो आपको डायरेक्ट तो फॉर्मुला नहीं लगा सकते थे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कौन सा फोर्स लें भाई। यहाँ पे अगर मैं फोर्स देखूँ तो अलग है, कहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे फोर्स अलग है, यहाँ पे फोर्स अलग है, यहाँ पे फोर्स अलग है, क्योंकि आर बढ़ घट रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स जो है वो वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा, तो -Gm1m2 अपॉन क्या r², और साथ में क्या है r से अच्छा आप यहाँ पे x लिख दो, क्योंकि आप वेरिएबल मान रहे हो, तो x² यहाँ पे साथ में क्या है dx। अब इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r दूरी तक लानी है आपको, ठीक है, यही वर्क डन है। तो देखते हैं कितना आता है, ये आता है माइनस मतलब x पे पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद है ना आपको क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और Gm1m2 अपॉन r। समझ में आता है ये चीज़, इन्फिनिटी आप जब पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो वर्क डन कितना आ रहा है, इतना। तो अगर वर्क डन ये आ रहा है तो क्या मैं, चलो यहाँ तक पहले कॉपी किया, ऊपर करूँ, रोक के कॉपी कर लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये वाली बात। तो यहाँ पे आएगा कि वर्क डन अपना कितना आ गया, Gm1m2/r, ये तो समझ में आती है। अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है कि वर्क डन 1 माइनस वर्क डन 2 डिवाइडेड बाई, मतलब माइनस साइन क्यों, क्योंकि वर्क डन आप कर रहे हो और पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट हो रही है, मतलब अपोजिट साइन के साथ ये चीज़ होगा। तो अब कितना आ जाएगा, तो W1 तो 0 था, तो ये कितना आ जाएगा W2, और W2 कितना आया था, W2 था Gm1m2 अपॉन r², r² नहीं r था ना, तो r लिख दीजिए, ये चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि W2 इतना होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आता है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपने वर्क डन को पॉजिटिव लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम लोग को क्या लेना चाहिए, निगेटिव। ये कॉन्सेप्ट की बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या लेना है, हमेशा निगेटिव। क्यों? क्योंकि वर्क डन आप पॉजिटिव कर रहे हो, पॉजिटिव वर्क डन के लिए जो भी आपने काम किया वही तो कन्वर्ट हुआ है कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है ये चीज़। सेकेंड मेथड भी आपको समझाता हूँ, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन ले लिया है कि ये जो सिस्टम है, मतलब मास 1 2 3 यहाँ पे जो मासेज हैं और उनके बीच की जो दूरी है, ये सब हमने यहाँ पे दे रखा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अगर है तो इसके एडिशन में हम लोग को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपली ऐड करना होगा। तो आप चलो यू निकालते हैं, यू क्या हो जाएगा, -2, पहले कोई भी दो ले लो, मान लो हमने 1 और 2 ले लिया, डिवाइडेड बाई क्या, तो r1 2 दोनों के बीच की दूरी। और एक चीज़ रहेगा प्लस क्या, प्लस अगेन माइनस साइन ऑफ 2 और 3 के बीच में भी एक पोटेंशियल बन रहा होगा, तो ये भी हम लोग ले लेते हैं। और क्या बन रहा होगा बताइए, तो हम लोग ले लिए -G1 और 3 के बीच में भी बन रहा होगा, तो ये भी हमने ले लिया। ये कितना हो गया, r13। तो इस तरीके से क्या करेंगे ना, हम सबकी वैल्यूज वगैरह अगर होगा तो वैल्यू पुट करके यहाँ पे फाइनली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था बहुत आसान था, बस आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने यहाँ पे लिया। ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है हम लोग से कि मान लो यही डायग्राम में लिख देता हूँ कि इन द अबव डायग्राम, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये है 1 kg, मैं रेड पेन से यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो ये है 1 kg और ये वाला है 2 kg और ये है अपना कितना, ये मान लो लेते हैं 3 kg और सारी दूरी 1 1 1 है। तो अब आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसका एनर्जी कितना होगा सिस्टम का। कैसे निकालेंगे,
अच्छा ऑप्शन भी यहाँ पे हमने दे रखा है कि मान लो फर्स्ट ऑप्शन है 66 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 जूल, बी है कि 73 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 जूल, सी है 76 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 जूल, और डी है 78 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 जूल। ठीक है, करें सॉल्व। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि क्या लिखना चाहिए कि जी m1 m2, अच्छा ये m1 m2 कितना है 2 इंटू 1 2, जी m हो गया बाई क्या r कितना है 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2g, यहाँ पे कितना आ गया 3g, और यहाँ पे हो गया कितना 3 2 जा 6g, कितना आ जाएगा फाइनली 11g, और 11g का मतलब कितना होता है 11 इंटू 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 11, दैट इज 66.6, सही है ना, 11 6 जा 66, चलो 67 के आसपास आ जाएगा शायद, चलो मैं ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे आ गया माइनस 11। अब देखो क्लोज फिगर तो कोई नहीं था तो मैंने कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया, वैसे अगर आप करो तो कितना आएगा 66 और बचा कितना 6, और 11 66 और 6 कितना होता है 72 होता है। अच्छा तो ये 72 बन जाएगा, है ना, ओके ओके, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था यहाँ पे, सही कर लीजिएगा 72.6 विच इज़ वेरी क्लोज टू 73.10 पे पावर माइनस 11 क्या आ जाएगा जूल। ठीक है, तो ये अपना है जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि ये डायग्राम है, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फॉर सिस्टम। सिस्टम का ही पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हर जगह पे। चलो तो यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि U जो है वो 1 2 की वजह से हो सकता है, 1 3 की वजह से हो सकता है, 1 4 की वजह से हो सकता है, और किसकी वजह से आ सकता है, तो 2 2 की वजह से आ सकता है, 2 2 नहीं सॉरी 2 1 एक ही बात है, 2 3 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और 2 4, और क्या आ जाएगा बताइए 3 के साथ, तो 3 का 1 के साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 3 हो चुका है, तो 3 का किसके साथ हो जाएगा, 3 4 के साथ हो जाएगा, और किसके साथ होगा, तो और 4 का तो हम लोग को नहीं लग रहा है कि किसी के साथ होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये मैनुअली आप यहाँ पे कर रहे हो, तो इसका एक तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपने ये चीज़ लिखने में मिस्टेक कर दिया तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि वो भाई वो सही था कि गलत था, तो वो देखेंगे हम लोग। फिलहाल तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा a 1 और 2 के बीच में, फिर 1 और 3 के बीच में कितना आ जाएगा g 1 3, और ये हो जाएगा √2a, फिर 2 3 के बीच में कितना हो जाएगा g m2 m3 अपॉन a, यहाँ पे 2 4 के बीच में कितना हो जाएगा, 2 और 4 के बीच में फिर से रूट वाला बात आ जाएगा, 2 और 4 ये नीचे आ जाएगा √2a, समझ रहा है, ये दूरी आपको चाहिए थी ना, ये दूरी कितनी होती है डायगोनल वाली दूरी √2a होती है। अच्छा कहाँ तक पहुँचे, 1 2 3 4 पहुँचे, 2 4 के बारे में बताइए, 2 4 तो हमने लिख लिया, देखो 1 2 हमने लिख दिया, 1 3 हमने लिख दिया, 1 4 हमने नहीं लिखा है, अच्छा 1 4 भी लिख देते हैं, g 1 4 डिवाइडेड बाई a, ये 1 4 भी हो गया, 2 3 हमने लिखा, 2 3 हमने लिख दिया, 2 4 भी हो गया, 3 4 हमने नहीं लिखा है, तो ये लिख देते हैं g 3 और 4 डिवाइडेड बाई a, दिख रहा है। तो सारे a वाले टर्म कितने हैं, 4 बार हैं, तो आप क्या लिखोगे g बाई a, और यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1, या 3 4 लिख देता हूँ पहले, 3 4, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। हाँ मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमने टर्म लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये कैसे पता चला कि 6 होगा, तो देखो आपको क्या है, यहाँ पे 4 बॉल्स हैं, 4 बॉल्स को आपने पढ़ा है ना परमुटेशन, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों आपने पढ़ा था याद है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब पहले मैं 1 लिखूँ कि 2 लिखूँ, ये सब पता होगा आपको मैथ में। तो यहाँ पे 4 में से 2 लेने का क्या तरीका है कॉम्बिनेशन में, कि 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 - 2 दैट इज अगेन 2, तो कितना आता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 गया, आंसर कितना आता है 6। देखो ये 6 टर्म आ रहे थे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से चेक करना, मान लो अभी रैंडमली अगर मैंने वैल्यू आपको दे दिया कि यहाँ से
कि सारी जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, बहुत सारे बॉल्स हैं और सबके बीच की दूरी कितनी है, मान लो है 1 मीटर, ठीक है, और टोटल 12 बॉल है। तो बताइए कि उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप क्या बोलोगे, और मासेज सब जगह 1 kg है, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया हमने। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये वाला जो चीज़ है वो तो ऐसा होगा Gm1m2 बाई ए होता है, और ऐसा कितना बार लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे 12 बार आएंगे कुछ ना कुछ अलग अलग करके। तो मैं बोल रहा 12 बार नहीं, 12 का देखते हैं कॉम्बिनेशन कितना आता है। तो आप क्या करोगे, C 12,2 कितना आता है, तो 12, 11 और ऐसा चलते जाएगा, है ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 डिवाइडेड बाई कितना। तो आप एक बार बोलोगे 10 फैक्टोरियल और एक बार कितना 2 फैक्टोरियल, के 10 कैसे आया, तो 12 - 2 10, तो 10 फैक्टोरियल ये पूरा लेके चला गया, और 2 से 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो ये हो गया 6। आंसर 66 टर्म्स आएंगे ऐसे वाले। अब चूंकि 66 टर्म के लिए हमको सेपरेटली कैलकुलेट करना नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, G 66 टाइम्स आ जाएगा, Gm1 m2 तो 1 आता है, 1/1 1 आता है, मतलब 66G, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सवाल है इसमें आपसे पूछा हुआ है कि देखो 2 ट्रायंगल हमने बना रखा है यहाँ पे, और दोनों जगह पे यहाँ पे मासेज वगैरह यहाँ पे फिक्स रखे हैं। तो ए पहले दूरी थी, अब यहाँ पे 2a यहाँ पे दूरी है। अब बोलता है कि हियर वी हैड चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 to 2, ये अपना 1 है और ये अपना 2 है, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में लाने में कितना वर्क डन हमने करना पड़ा होगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे कि कितना वर्क डन करेंगे कि ये इतना आ जाए। तो मैं बोलूँगा कि जितना मतलब चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा Gm1 m2 मतलब Gm² अपॉन नया वाला कितना हो गया है 2a, और यहाँ पे कितना है माइनस Gm 3 टाइम्स ना 3, और यहाँ पे भी 3Gm² अपॉन a, यही होगा बस। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, 3Gm² अपॉन कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, 3Gm बाई यहाँ पे इतना। अब यही चीज़ यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी थी, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर भी लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो इसका ऑप्शन है कहाँ पे है, 2a वाला, तो एक लास्ट में यहाँ पे 2a था, ठीक है, तो ये अपना डी ऑप्शन मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया समझ में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो इसी तरीके का है। एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर देता हूँ सॉल्व। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले 2 बॉडीज थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, a था। अब जो है इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया है 2a। तो बताइए यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन टू चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, कीजिए सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा कि चेंज मतलब वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा कि चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, मान लो m मास था दोनों का, पहले भी इसका मास m और m थे, तो हो जाएगा Gm² अपॉन a मतलब अभी नया वाला कितना है 2a और पुराना वाला कितना था Gm² अपॉन a। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, Gm² अपॉन 2a, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे सॉल्व। चलो ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। अब आपसे पूछा यहाँ पे कि व्हाट वर्क डन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक m, ये जो छोटा मास है m, अवे फ्रॉम फील्ड टू अर्थ m। तो देखो अर्थ से इस मास को ले जाने में, बहुत दूर ले जाने में, मतलब अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितना है, तो फाइनल बहुत दूर लेके चले जाएंगे, बहुत बहुत दूर इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पोटेंशियल उसका। और यहाँ पे पहले अभी कितना इसका पोटेंशियल था, अगर मान लो सरफेस पे है, तो ये हो जाएगा Gm अपॉन r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ये बहुत छोटा है, ठीक है, इसकी ये दूरी को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यही दूरी तो होगी फाइनली। ये क्या है, ये छोटा r जो है ना बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब एज कंपेयर टू अर्थ का रेडियस, ये जो स्मॉल r है बॉडी का जो रेडियस है वो बहुत छोटा है, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया।
तो कितना आ जाएगा, तो यही आ जाएगा, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ Gmm अपॉन आर। ठीक है, इतना एनर्जी दे दो तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, चली जाएगी बाहर। कहाँ से, अर्थ की ग्रेविटी से बहुत दूर। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा यहाँ पे, मान लो 5 या 6 जो भी हो। अब देखो नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दो मासेज दिए हुए हैं 1 kg के और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 1 मीटर। बोलता है इफ बोथ मासेज कम्स क्लोजर टू 0.5 मीटर फ्रॉम 1 मीटर सेपरेशन, 1 मीटर के सेपरेशन से 0.5 मीटर के सेपरेशन तक आने में, मतलब नया ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा 0.5 मीटर। तो बोलता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ इच मासेज इन न्यू पोजिशन इफ देयर इनिशियल स्पीड वॉज 0। तो बोलता है कि किस स्पीड से ये एक दूसरे के पास आने लगेगा, मतलब दोनों की स्पीड क्या क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताइए कि पहले इसके पास एनर्जी कितनी थी, G1 इंटू 1 अपॉन 1, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी पहले 0, यही थी ना पहले, और बाद में कितना हो गया, तो माइनस G1 और 1 तो रहेंगे ही, लेकिन अब इनका जो ये है सेपरेशन है वो 0.5 हो चुका है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर है ना, तो 1 इंटू वी स्क्वायर और इतना आ जाएगा, और यही चीज़ इसका भी होगा, हाफ m तो 1 है और v स्क्वायर इसका भी सेम होगा। अच्छा, दोनों का वेलोसिटी क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि दोनों का मास ही सेम था। अच्छा, तो यहाँ से देखो ये वाला जो चीज़ है कैसे करेंगे, इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है, इसको इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट ऐसे हो जाएगा ना, देखो यहाँ आ जाएगा माइनस जी और इधर आके हो जाएगा प्लस 2g इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा g, और g का क्या रूट, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ g, मतलब इतनी वेलोसिटी दोनों के पास होगी। कहाँ तक पहुँचने में, 0.5 मीटर तक पहुँचने में। क्लियर है ये चीज़, तो बढ़िया सवाल था, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे कुछ मासेज का अरेंजमेंट दिया हुआ है कि ये भी एक मास है, मान लो ये कैपिटल एम लिख लेते हैं कि ये मास है कैपिटल एम या m1 लिख दो, दिस इज m2, और ये मास है स्मॉल m। तो बोलता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ m व्हेन इट क्रॉस पॉइंट P। इस पॉइंट पे जब ये खींचता हुआ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जब पहुँचेगा, ये मास जब यहाँ पे पहुँचेगा तब उसका वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो ये दूरी पहले आपको बतानी होगी कि भाई ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो अगर आप देखो कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली ये भी दूरी उतनी ही होगी, कितना हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसमें आपने क्या लिखा था कि इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, यही पढ़ा है आपने। अब इनिशियल पोटेंशियल कितना था, जी स्मॉल m अपॉन क्या था, यहाँ पे था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस काइनेटिक थी 0, और फाइनल कितना हो गया, तो फाइनल हो गया माइनस जी m स्मॉल m है ये, स्मॉल m इंटू 2 क्यों, क्योंकि m1 m2 दोनों जो है ना वो इक्वल है, तो लिख देता हूँ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कैपिटल M। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमने कि स्मॉल m और कैपिटल M लिखा, ठीक है, इंटू 2 क्योंकि दोनों इसको खींच रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे a आ गया, और साथ में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। समझ रहे ये बात क्या हुआ। अच्छा, a नहीं लिखना चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दूरी तो इतनी है, नहीं, दूरी जब ये यहाँ पहुँचा होगा तब उसकी दूरी तो a हो गई होगी, देख रहे हैं ये दूरी, ये वाला ये दूरी तो a हो गया होगा। क्या आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं v की वैल्यू, जवाब है हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये v यहाँ से कैलकुलेशन के थ्रू आपका आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सवाल हैं। अब अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं, एक डेरिवेशन करेंगे एंड देन ये जो लेक्चर है अपना यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अबव अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यही हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉडी यहाँ पे है और मैं उसको खींच के यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, कितनी हाइट है, तो मान लो ये हाइट h है, ये हाइट कितनी है h, और ये कितना है, तो जवाब है ये है अपना r। ओके, तो u कितना हो जाता है, u होता है कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे u कितना आएगा, इस जगह पे आएगा माइनस GMM अपॉन r प्लस एच, यही तो होगा फॉर्मूला, क्योंकि दूरी कितनी है सेंटर से भाई, तो सेंटर से दूरी r प्लस एच है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जब था तो u कितना था, u था GMM अपॉन क्या, अपॉन r, कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे, ये कहाँ पे, सरफेस पे, ये कहाँ पे है, हाइट पे। बात समझ में आ रही है? तो चेंज इन u कितना हो रहा है, चेंज इन u कितना हो रहा है, उतना ही काम करना पड़ेगा अपने को। अगर मान लो पूछे कि कितना काम करना पड़ेगा तो आप माइनस करके बता देंगे, तो माइनस GMM अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा r प्लस एच, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो गया GMM अपॉन क्या, r। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लीजिए, GMM कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आता है माइनस ऑफ 1 बाई आर प्लस एच प्लस 1 अपॉन आर। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है GMM, और ये इधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस आर, यहाँ पे आ जाता है आर प्लस एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, यही वैल्यू आएगी। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। सो यहाँ पे क्या आ जाता है GMM और साथ में आ गया H अपॉन R, और यहाँ पे आ गया R प्लस एच। ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला? तो अगर आपसे पूछता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन होगा? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना हमको काम करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि GMM H बाई R और ब्रैकेट में R प्लस एच। बोलो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो कि जो आपने पढ़ा है बचपन में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखो, हम यहाँ पे स्मॉल g का रिलेशन भी चाहते हैं, तो आपको पता है कि क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था कि GMM अपॉन क्या होता था, आर स्क्वायर, यही होता था। और फोर्स को तो मैं mg भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा GMM अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको पता है कि g इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दूँ कि GM इज इक्वल टू होता है GR स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो GM इज इक्वल टू क्या आ गया, GR स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो कि यही वाली चीज़ में यहाँ पे आप इसको पुट कर रहे हो, ये वाला। तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM की जगह पे आप बोल रहे हो कि GR स्क्वायर लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा M इंटू एच, और साथ में क्या आ गया R, और साथ में आ गया R प्लस एच। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है तो क्या हम यहाँ से R और R को कैंसिल कर सकते हैं, ये R और ये R कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, और ये R को उठा के मैं देखो कहाँ ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ इसको नीचे, तो ये हो गया R बाई R 1 होता है, और ये हो गया H बाई R। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए कि डेल U इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, कि इफ़, ऐसा लिख देता हूँ कि इफ़ H इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू R। आपको पता है ना, हाइट जो है बहुत, हाइट जो है कितना जा सकते हैं ऊपर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, बहुत बड़ा बात होता है कि ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर जाना। तो रेडियस के कंपैरिजन में वो फिर भी क्या है, नेग्लिजिबल ही तो है। तो आप क्या बोलेंगे कि डेल यू इज इक्वल टू mgh का फॉर्मूला आता है कि नहीं? तो अब आप समझ लीजिए कि जो आपने बचपन में पढ़ा था कि डेल यू इज इक्वल टू, या पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे कि mgh होता है, वो एक कंडीशन के साथ था कि कंडीशन क्या है कि हाइट बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना कि आप एकदम जो है रेडियस के साथ के आसपास में आप हाइट पे चले गए, तो उस केस में वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा mgh। तो ये चीज़ आपको समझानी थी, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, कि ये डेरिवेशन, मेन फॉर्मूला अपना कौन सा है, मेन फॉर्मूला अपना है ये वाला। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, या आप ये भी याद रख सकते हो, दोनों सही है। सो बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।